Hello my dear students, welcome to the fifth lecture of unit and dimension, and let us study the third application of dimensional analysis as a research tool to derive new relation। तो हम लोग dimension analysis के help से physical properties के बीच में relation find कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, if one knows the dependency of a physical quantity on other quantities, अगर किसी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, और अगर ये डिपेंडेंसी प्रोडक्ट टाइप की हुई, एंड इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ प्रोडक्ट टाइप, देन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस अ रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड। तो अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है और ये जो रिलेशन है ये प्रोडक्ट टाइप है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन फिजिकल क्वांटिटीज में जो रिलेशन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। तो आइए बच्चों इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो जो टाइम है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है। एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, और सर्कुलर ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूम रहा है धरती के चारों तरफ, उसके रेडियस आर पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें डिपेंडेंसी दिख गई है। ये डिपेंडेंसी क्या है कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो इन डिपेंडेंसी से हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी होनी चाहिए ये प्रोडक्ट टाइप होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हाँ देखो, इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कि जो टाइम पीरियड है ये प्रोपोर्शनल है किसके, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के, ये प्रोपोर्शनल है मास के, और ये प्रोपोर्शनल है रेडियस के। लेकिन किस प्रकार से प्रोपोर्शनल है ये हमें नहीं पता, यही चीज़ निकालनी है। मान लीजिए कि g की पावर है a, m की पावर है b और r की पावर है c। तो हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, g टू द पावर a, m टू द पावर b और r टू द पावर c। और हमेशा याद रखना कि यहाँ पे k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यहाँ पे k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बोथ साइड के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर हम लोग टाइम का डायमेंशन लिखेंगे तो ये हो जा रहा है m0 L0 t विल बी इक्वल टू, अब देखो कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस है। अगर हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाले तो देखो ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा f आर स्क्वायर अपॉन मास का होल स्क्वायर m1 m2, ठीक है ना। तो ये हो गया एम एल टी टू द पावर -2, यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा m स्क्वायर। तो एक m से एक m घट जाएगा, तो ये बन जाएगा m टू द पावर -1, ठीक है बेटा, m टू द पावर -1 l टू द पावर क्यूब और t टू द पावर -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मास का, और ये पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे a है, ठीक है ना, g की पावर a। नेक्स्ट मास का डायमेंशन तो m ही रहेगा, तो ये m टू द पावर हो गया। और डिस्टेंस है ना, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो रेडियस हो जाएगा l, तो यहाँ पे आ गया l टू द पावर c। ठीक है ना, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे लिख दिया हमने m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t। ये देखो क्या लिखा हुआ है, m टू द पावर, ये देखो m टू द पावर -a को मल्टीप्लाई कर दो, l टू द पावर 3a, t टू द पावर -2a, ये तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया m टू द पावर b और ये आ गया l टू द पावर c। अब मास वाले सारे टर्म्स को एक साथ ले आओ, ये लिखा हुआ m टू द पावर -a प्लस b, नेक्स्ट l टू द पावर 3a प्लस c, नेक्स्ट t टू द पावर -2a, बस है ना, -2a, यहाँ पे t नहीं है। और ये क्या है,
m to the power 0, l to the power 0 and t। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है ना। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वी गेट। तो चलो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ अवर इक्वेशन वी गेट, देखो m के ऊपर कितना है, 0 है, और राइट हैंड साइड में m के ऊपर कितना है, -a प्लस b। तो यहाँ से रिलेशन आता है a बराबर b, और इसको आओ अपन बॉक्स में बना लेते हैं जैसे कि ये। नेक्स्ट क्या है, देखो l के ऊपर 0 है, और यहाँ पे l के ऊपर कितना है, ये है 3a प्लस c, ठीक है ना। तो इसको भी अपन काम में लेंगे। पहले यहाँ पे ले लेते हैं, देखो t के ऊपर कितना है, 1 है, और यहाँ पे t के ऊपर कितना है, -2a। तो यहाँ से एक आ गया a इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया a इक्वल्स टू -1/2। तो एक a इक्वल्स टू -1/2 हमें पता लग गया, तो एक हिस्सा तो हमारा आ गया रिलेशन। अब a बराबर b है, तो b बराबर भी आ गया -1/2, ठीक है। b बराबर भी आ गया हमारा -1/2। अब बस c निकालना बाकी है, c यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो 3a इक्वल्स टू आ गया -c, ठीक है ना। तो c इक्वल्स टू आ जाएगा 3a। तो c इक्वल्स टू कितना आ गया, -3 इंटू -1/2। तो c बराबर आ गया, एक मिनट, हाँ, c बराबर आ गया 3/2। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि टाइम was directly proportional to g to the power a, m to the power b, t to the power c। तो ये जो t है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। g to the power a कितना है, -1/2, m to the power कितना है, m to the power b है -1/2, और t to the power है 3/2, ठीक है। अगर हम लोग इसको और अच्छे से लिखें तो टाइम प्रोपोर्शनल टू t to the power 3/2, t के ऊपर c था, आई गेस हम लोगों ने t के ऊपर c लिया था, नहीं हम लोगों ने r के ऊपर c लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे t के जगह में आएगा r, ठीक है, r to the power 3/2। तो अगर हम यहाँ पे करें तो ये आ रहा है r to the power 3/2, और ये अपॉन आ गया g to the power 1/2, m to the power 1/2, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जहाँ पे अपॉन 1/2 होता है ना, उसका मतलब होता है रूट। 1/2 का मतलब होता है क्या बेटा, 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है r/3/2 अपॉन √g इंटू m, ठीक है ना, √g इंटू m। फिर देखो r टू द पावर 2 का मतलब है, r टू द पावर 3/2 का मतलब है r इंटू r टू द पावर 1/2। क्या है, r इंटू r टू द पावर 1/2। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम आपको एक और तरीके से यहाँ पे बताते हैं, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, r टू द पावर क्यूब इंटू 1/2, ठीक है ना। देखो आप अगर कर दो इसको, अगर ब्रैकेट के बाहर लिख के निकालते हो तो ये क्या होता है, r टू द पावर 3/2 हो जाता है। तो आप इसको इक्वल्स टू करके ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया r टू द पावर क्यूब, ये हो गया हाफ, और ये हो गया √g इंटू m, ठीक है। अब देखो हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब हो जाता है हमारा यहाँ पे, हाफ का मतलब है रूट। तो ये हो गया t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r³ अपॉन g इंटू m, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है ये आ गया है r इज इक्वल टू, अब इसको कांस्टेंट लगा देते हैं, ये हो गया √r टू द पावर क्यूब अपॉन g इंटू m।
है ना। और जो रियल आंसर होता है वो होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r टू द पावर क्यूब अपॉन जी एम। तो देखो अब इस मेथड में भी एक लिमिटेशन आ गया। लिमिटेशन क्या आ गया कि हमें ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पता नहीं होती, इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाती है। तो हमारा ये जो रिलेशन आया है ना, ये रियलिटी में वास्तव में सही नहीं, बस एक रिलेशन बताएगा, एक्चुअल इक्वेशन आपको नहीं बताएगा। क्योंकि एक्चुअल अब देखो ये t इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट में पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो करेक्ट इक्वेशन है वो है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब बाई जी एम। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इससे हम सिर्फ एक रिलेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर का करेक्ट आंसर अपन नहीं निकाल सकते, बस एक रिलेशन का अंदाजा आ जाएगा। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या, हमारा आंसर आ गया t इक्वल्स टू के अंडर रूट r क्यूब बाई जी एम। बट अगर अपन जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो जो रियल आंसर है वो होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब बाई जी एम। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक रिलेशन पता लगता है, ठीक है। आइए बच्चों अब अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, if energy E, velocity V and time t are chosen as fundamental quantity, the dimensional formula of surface tension is। तो एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह चूज किया है। तो बताना है कि सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। देखो इसके अंदर भी रिलेशन वाला ही सिस्टम काम में आता है, ठीक वैसे ही हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। मान लेते हैं बच्चों सरफेस टेंशन ये है और सरफेस टेंशन बराबर सम कांस्टेंट, कांस्टेंट को अपन 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ मान लो e टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c। मान लेते हैं कि जो सरफेस टेंशन है ये एनर्जी से जो इसका रिलेशन है वो पावर a में है, वेलोसिटी से पावर b में है और टाइम से पावर c में है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स आपको पता होगा बच्चों एम एल टी टू द पावर -2 अपॉन में ये लेंथ। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो गया एम एल की पावर 0 टी की पावर -2, ठीक है ना। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अपन यहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन में हम लोगों ने लिख लिया एम एल 0 टी टू द पावर -2। तो ये आ गया मेरा सरफेस टेंशन। ये बराबर ई टू द पावर ए, ई एनर्जी है तो एनर्जी आपको मैंने सिखाया वर्क डन के जैसे। तो एनर्जी हो जाएगा एम एल टू टी टू द पावर -2। आपको ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को स्पीडली करो। वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा एल टी टू द पावर -1 और यहाँ पे आ जाएगा बी। अब टाइम की टेंशन नहीं है, टी के ऊपर सीधा सी को निपटा देंगे, ठीक है ना। अब चलो सबसे पहले मास को एक जगह ले लेते हैं। तो देखो मास के ऊपर पावर कितना है ए, यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ लेंथ को एक साथ ले लेते हैं। देखो लेंथ के ऊपर 2 है और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लेंथ के ऊपर 1 है और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ले लोगे प्लस बी। या एक काम करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, है ना, एक एक करके बताते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर ले। नेक्स्ट हम ऐसे फटाफट करेंगे, ठीक है ना। ये के ऊपर ए, यहाँ पे एल के ऊपर 2a और यहाँ पे t के ऊपर -2 है, ठीक है ना। इनिशियली एक दो क्वेश्चन आप ऐसे कर लेना, फिर अपन स्पीड से करेंगे। देखो l की पावर b, t की पावर -b और यहाँ पे t की पावर c, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा जो हम पहले कर रहे थे, देखो m टू द पावर a, यहाँ पे और कोई नहीं है, l टू द पावर 2a और यहाँ पे पावर b है तो यहाँ पे प्लस b लिख लो। फिर यहाँ पे t टू द पावर -2a है, यहाँ पे क्या है -b है और यहाँ पे क्या है प्लस c है। तो ये सब हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे और जिससे कि हम लोग इक्वेशन निकाल के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम एक दूसरे के बराबर करते हैं तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखो m के ऊपर कितना है 1 है और m के ऊपर में कितना है a है। तो सबसे पहले तो a बिना 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो a हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखो 2a प्लस बी, एल के ऊपर 2a प्लस बी, यहाँ पे 0 तो ये बराबर 0। तो b बराबर आ गया -2 है तो b बराबर आ गया -2, ठीक है। इसके अंदर हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है वरना एक छोटे से मिस्टेक से
पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टी के ऊपर देखो क्या है, यहाँ -2 है और यहाँ टी के ऊपर है -2a -b + c। तो देखो हमने a निकाल लिया है 1 और b निकाल लिया है -2। हमेशा ब्रैकेट में रखने की आदत डालना। तो ये है -2 और यहाँ पे माइनस, ये b के पहले 1 है तो 1 लिख दो और b कितना है हमारा -2। तो देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये +2 और यहाँ पे आ गया +c। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना है बेटा -2 है। ठीक है ना। तो क्या क्या था हमारे पास, हमारे पास था एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। तो अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एनर्जी की पावर a मतलब 1 और यहाँ पे वेलोसिटी की पावर -2 और टाइम की पावर -2। ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए e टू द पावर 1, e टू द पावर 1, v टू द पावर -2 एंड t टू द पावर -2। चलिए चेक करते हैं। e टू द पावर 1, e टू द पावर 1, v टू द पावर -2, t टू द पावर -2। तो हमारा जो आंसर है वो सेकेंड आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, if force velocity and time are taken as fundamental quantity, find the dimension of mass। तो देखो मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, फोर्स की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, टाइम की पावर c। ठीक है ना, बस एकदम सिंपल है, फटाफट निकल जाएगा। तो मास का डायमेंशन फार्मूला है m L0 T0। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो फोर्स आपको पता है mLT टू द पावर 2, पावर आ जाएगा इसका a, वेलोसिटी LT टू द पावर -1 आ जाएगा b और टाइम के लिए आ जाएगा c। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखते हैं mL0 T टू द पावर 0 इक्वल्स टू, देखो m के ऊपर है a और कहीं भी m नहीं है। अब अपन एक स्टेप जंप करेंगे। ठीक है ना, देखो l के ऊपर कितना है, यहाँ पे a है, यहाँ पे l के ऊपर कितना है, b है प्लस, और यहाँ पे l है ही नहीं। अब देखो t आते हैं, t के ऊपर कितना है बेटा -2a है, यहाँ पे t के ऊपर कितना है -1 इंटू b कितना हो जाएगा -b, और यहाँ पे t के ऊपर कितना है +c है। ठीक है ना, अब बस कुछ नहीं करना है, इक्वेट कर दो और अपने आंसर के साथ खेलो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करते हैं तो a बराबर, अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करते हैं तो देखो a बराबर आ जाता है 1। ठीक है ना, a बराबर आ जाता है 1। तो एक आंसर तो हमने निकाल लिया। तो f के ऊपर 1 आएगा, ऑप्शन में सबके अंदर ही f के ऊपर 1 है। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड चेक करते हैं। a प्लस बी बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि l के ऊपर a प्लस बी, l के ऊपर 0 है। तो b बराबर आ जाएगा -a, तो b बराबर आ जाएगा -1। तो चेक करते हैं, या तो आंसर थर्ड है या तो आंसर फोर्थ है, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर अपन टाइम पीरियड निकालें तो -2a -b + c। ठीक है ना, तो ये है -2a -b + c, ये बराबर 0 है। तो -2 इंटू 1 ब्रैकेट में रखने की आदत डालो, माइनस, और ये b, ये है -1 + c बराबर 0। तो ये हो गया है -2 + 1 + c बराबर 0। तो ये -1 + c बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया c बराबर 1। तो f के ऊपर 1 रहना चाहिए, v के ऊपर -1 रहना चाहिए और c के ऊपर रहना चाहिए 1। तो सॉरी t के ऊपर 1। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही मैच कर गया, f के ऊपर 1, b है -1 और t भी कितना है 1, c भी कितना है 1। तो आंसर आ जाएगा f v टू द पावर -1 t टू द पावर 1। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है ना, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम and Newton's gravitation constant g are three fundamental constant, which of the following
कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, ऐसा कुछ हाई फाई नहीं है। तो यहाँ पे लेंथ मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट नहीं लिख रहे, ठीक है ना, लेंथ मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लैंक्स कांस्टेंट टू द पावर ए, वेलोसिटी एक काम करते हैं ए बी सी नहीं लिखे एक्स वाई जेड करते हैं क्योंकि यहाँ पे सी भी आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट टू द पावर एक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द पावर वाई एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट टू द पावर जेड, ठीक है ना। अब देखो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन तो होगा m0l टी टू द पावर 0, उसकी टेंशन तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन लिखते हैं। अब हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा या फिर एच इंटू म्यू, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। तो h बराबर लिख सकते हो आप एनर्जी इंटू टाइम। तो अगर आपको h का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो ये हो गया ml2 t टू द पावर -2 इंटू टी। तो h का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है ml2 t टू द पावर -1, तो ये h आ गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इजी है, एल टी टू द पावर -1। और ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत बार निकाल चुके हैं, m-1 l³ t टू द पावर -2, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है इसके अंदर, और ऐसा सच कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया है l m0l t टू द पावर 0 इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट को लिखेंगे ml2 t टू द पावर -1 टू द पावर x, फिर आएगा c को लिखेंगे l टू द पावर -1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आएगा y, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को लिखेंगे m टू द पावर -1 l³ और t टू द पावर -2। ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं भी, और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए ना ये सारे हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। t टू द पावर -2 और यहाँ पे हमने रख देना है z, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है m0l t0। पहले मास को एक जगह ले आते हैं, देखो m टू द पावर x है, यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ -1 इंटू जेड कितना हो जाएगा, -z होगा। l को एक साथ ले आओ, l टू द पावर 2x हो गया, यहाँ l टू द पावर 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा, +y, यहाँ 3 इंटू जेड कितना हो जाएगा, +3z। बस पावर्स को ऐड करते जाना है। t टू द पावर -x, यहाँ पे -y, यहाँ पे -2z। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हमें जो इक्वेशंस बनेंगे उनको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कर दिया, तो देखो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि x माइनस जेड बराबर है 0, तो x बराबर z आ गया, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो थोड़ी क्लियर हुई कि x बराबर z है, तो हल्का सा इक्वेशन इजी बैठा, सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे t की पावर 0 है, पहले यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर कितना है 1, l की पावर को बराबर कर दिए, यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 2z बराबर ये भी कितना है 0 है। तो यहाँ से मेरा ज़रूर कुछ काम बनेगा। तो देखो यहाँ से हमने सारे माइनस साइन को उधर ले गए, तो x प्लस वाई प्लस 2z बराबर कितना हो गया 0, ठीक है ना। अब देखो x और z तो बराबर है, तो हम x के जगह में z रख देते हैं, तो z प्लस वाई प्लस 2z बराबर 0, तो 3z प्लस वाई बराबर 0, है ना। थोड़ा सा हमें आराम से करना है, तो ये हो गया 3z प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y बराबर आ गया -3z, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे लेंथ वाले में। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 1, तो अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 2x, y के जगह में लिख दो -3z, और ये लिखा हुआ है प्लस 3z बराबर 1, तो देखो 3z से 3z कट गया,
2x बराबर 1 आ गया है, तो x बराबर आ गया 1/2, है ना, इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो x बराबर आ गया 1/2। इसी से हम लिख सकते हैं z बराबर भी है 1/2, और y बराबर हो जाएगा -3, z को रख दो 1/2, तो y बराबर है -3/2। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग देखें तो हमने क्या क्या लिया था, x h के ऊपर x लिया था, y c के ऊपर y और g के ऊपर z। तो हमने लिखा था कि जो हम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h के ऊपर x, c के ऊपर y और g के ऊपर z। तो हमारा आंसर आना चाहिए, कांस्टेंट अपन मान ले लेते हैं, h के ऊपर x का मतलब 1/2, c के ऊपर y, है ना, c के ऊपर y तो -3/2, g के ऊपर z तो 1/2, -3/2 को नीचे ले जाते हैं, h की पावर 1/2, g की पावर 1/2 और नीचे c की पावर 3/2। ठीक है, तो ये आंसर आ जा रहा है हमारा, h और c ये रूट में आ जाएगा और ये हो जाएगा c⁻³ 3/2। तो अगर हम लोग अपना ऑप्शन चेक करें तो नीचे 3/2 आना चाहिए, ऊपर √HC आना चाहिए। तो नीचे c की पावर, तो देखो थर्ड ऑप्शन हमारा सही मैच कर गया। ठीक, c⁻³ देखो, c⁻³ और ऊपर में √HC, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अब देखो इस प्रोसेस में भी जो हमें जो लिमिटेशंस मिली, वो एक तो लिमिटेशन ये मिली कि जो रिलेशन होना चाहिए, द रिलेशन शुड बी ऑफ प्रोडक्ट टाइप, एंड नेक्स्ट हमें मिला कि ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस होता है, इसलिए मतलब हम सही रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं, जो सही आंसर है वो नहीं निकाल पाते हैं, बस एक कैसी डिपेंडेंसी है वो हम लोग यहाँ पे ज़रूर देख पाते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा बच्चों डायमेंशन का आज का लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अब इसके बाद क्या होगा देखो, अब आपके जैसे अपन जैसे पहले तो वीडियो नोट्स हो गए, उसके बाद आपका क्लास नोट्स हो गया, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट फोल्डर रहेगा वो न्यूमेरिकल्स रहेगा। यहाँ पे हमने जितने भी लेक्चर्स कर लिए हैं उनमें अलग से न्यूमेरिकल्स हम वहाँ पे दोबारा कराएंगे। एक तो लेक्चर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स होते ही होते, ऐसा बात नहीं सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स होते हैं और इसके अलावा भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड तब तक स्टडी करते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।